ये सीरीज एक थ्रिलर ड्रामा है। इस कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव हैं। 18 एपिसोड की ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, जबकि उसके सामने एक एम्बुलेंस है। उसी औरत के घर से इस डेड बॉडी को निकाल के ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही इस घर के स्विमिंग पूल में चारों तरफ जांच की जा रही है। यहाँ फोरेंसिक टीम भी पहुंची है, पर वास्तव में हुआ क्या है ये जानने के लिए कहानी 6 हफ्ते पीछे जाती है। ये एल्मा है जो अपनी दोस्त नैन्सी से बात कर रही है। एक सेमिनार के सिलसिले में उसकी बात हो रही है। इसके बाद वो अपनी बेटी जॉय के पास जाती है, ये बताने के लिए कि वो निकल रही है। जॉय अक्सर कंप्यूटर पर मेमेंटो मोरी, क्वीन विक्टोरिया के समय की तस्वीरें देखती रहती है। एल्मा ने कहा, तुम्हें ये सब तस्वीरें क्यों पसंद आती हैं? जॉय ने कहा, माँ मुझे ये सब पसंद है। आप नहीं समझोगी, आप इन्हें गौर से देखो। ये मरे हुए हैं, आंखें हैं पर कहीं देख नहीं रही हैं, आत्मा नहीं है, बस निर्जीव शरीर है। एल्मा ने कहा, मुझे ये सब घिनौना लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल की जनरेशन मरे हुए लोगों को इतना आकर्षक क्यों समझती है। जॉय ने कहा, आपको मालूम नहीं, पर मैं एक फोरेंसिक डॉक्टर बनूंगी। एल्मा यहाँ से चली गई। जाते हुए अपने पति लियोनार्डो के पास भी गई। वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। एल्मा ने पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? लियोनार्डो ने बताया कि वो इस्तेबान से बातें कर रहा था। एल्मा को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। इसके बाद वो पहुंची है अपनी एक सहेली के पास। एल्मा ने कहा, मुझे लगता है लियोनार्डो मुझे धोखा दे रहा है। उसकी सहेली ने कहा, वो इतना फेमस जज, भला वो भी चीट कर सकता है? ऐसे में कानून का क्या होगा? एल्मा की ये सहेली ब्रेंडा बड़ी मजाकिया है, अक्सर चीज़ों को हंसी मजाक में उड़ा देती है। एल्मा ने कहा, ये मजाक की बात नहीं है ब्रेंडा। ब्रेंडा ने आगे भी कहा, तुम्हें मालूम है ये मर्द बड़े कमीने होते हैं, इन्हें अपनी पकड़ में ना रखो तो हाथ से निकल जाते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, रॉबर्टो ने जो मुझे एक भद्दी औरत के लिए छोड़ा था, मुझसे ज़्यादा बूढ़ी औरत के लिए। एल्मा ने कहा, लियोनार्डो की सेक्रेटरी एडिथ तो जवान है, खूबसूरत और इंटेलिजेंट भी। मैं उसे ठीक से नहीं जानती, पर वो उन लड़कियों जैसी है जो हमेशा विनम्र और सचेत रहती हैं। ब्रेंडा ने कहा, खैर अब हम क्रूज पर जा रहे हैं, 7 दिन 6 रातें कैरिबियन समंदर में। यहाँ तुम्हें कोई ऐसा मिल सकता है जो तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। एल्मा ने कहा, मैं ऐसा कोई ढूंढ नहीं रही, मुझे अपने सेमिनार पर फोकस करना है। इसके बाद ब्रेंडा एल्मा को लिए पार्टी में पहुंची है। इधर जॉय इस्तेबान से मिलने पहुंची है। इस्तेबान लियोनार्डो का भाई है। वो अपने भाई जो कि यहाँ का मशहूर जज है बड़ी रिस्पेक्ट करता है। इस्तेबान खुद क्या करता है ये भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। जब जॉय ने कहा कि उसके पिता लियोनार्डो का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, तब इस्तेबान को यकीन नहीं हुआ। उधर लियोनार्डो अपनी सेक्रेटरी एडिथ के साथ ड्रिंक ले रहा है, और इधर पार्टी में एल्मा को एक शख्स ने देखना शुरू किया। उसे देखते ही वो उसे देखता रह गया। एल्मा इस पार्टी में बोर हो रही थी। जब वो बाहर निकली तब वो शख्स वाइन लिए उसके पास पहुंचा। उसने कहा, मेरा नाम दारियो है, मैंने जब इस पार्टी में तुम्हें देखा तब देखता रह गया, क्या मैं तुमसे कुछ समय बात कर सकता हूँ? एल्मा इस पर मुस्कुरा बैठी। दारियो की क्या सच्चाई है, वो वास्तव में कौन है, ये अभी एक राज है। यहाँ बातों बातों में एल्मा ने बताया, मैं मकानों, ऑफिसों, फ्लैटों को खरीदती और बेचती हूँ। इतने में ब्रेंडा मिलने आई और गाड़ी की चाबी लेकर घर चली गई। एल्मा दारियो के साथ बातें करने में व्यस्त हो गई। जॉय इस्तेबान से कह रही है, आप हमेशा सड़क पर घूमते लोगों को शक की नज़रों से देखते हैं। आपके जैसा क्रिमिनोलॉजिस्ट यानी अपराध विज्ञानी मिलना मुश्किल है। इधर डांस करते हुए दारियो और एल्मा बेहद करीब आ गए। ये पास के एक होटल में गए। यहाँ दोनों हम बिस्तर हुए, पर इन सब के बाद एल्मा ने कहा, मैं अब तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, जो था बस यहीं तक था। दारियो को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। एल्मा वापस अपने सहेली के घर आ गई है। यहाँ उसने दारियो के साथ गुजारे वक्त के बारे में बताया। ब्रेंडा बड़ी एक्साइटेड है इन सब को लेकर। एल्मा ने कहा, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गई थी। इन सब के बाद एल्मा वापस जाने लगी है। इन दोनों ने प्लान किया है कि ये जल्द अपना टूर एक साथ प्लान करेंगे। एल्मा जाते वक्त बार बार दारियो के बारे में सोच रही है। उसने उससे कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लिया। इधर लियोनार्डो मिला है इस्तेबान से। उसने कहा, मुझे लगता है एल्मा कभी भी मेरे बारे में पता लगा लेगी। इस्तेबान ने कहा, जब तक एडिथ अपना मुंह ना खोले सब ठीक रहेगा। इतने में एल्मा वापस आ गई है। यहाँ सब ने एक दूसरे का हालचाल लिया। अपने देवर को अचानक से अपने घर में देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा दोनों आपस में जरूर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जब वो जॉय के कमरे में गई तब उसने देखा कि जॉय कोई आर्टिकल पढ़ रही है, क्रॉनिकल्स ऑफ द रेड नोट इन मैक्सिको। जॉय ने कहा, मैं अपने चाचा इस्तेबान के साथ मुर्दा घर जाने की सोच रही हूँ, कुछ फोटो भी खींचूंगी। इस बार एल्मा ने भी अपनी बेटी को इजाज़त दे दी है। इन सब के बाद एल्मा अपने सेमिनार की तैयारी में व्यस्त हो गई। एल्मा जब सो रही थी तब उसे सपना आया कि वो दारियो के साथ है एक स्विमिंग पूल में, पर तभी लियोनार्डो ने उन्हें देख लिया और दारियो को गोली मार दिया। इस सपने ने एल्मा को डरा दिया है। आज सुबह तैयार होकर एल्मा अपने सेमिनार में पहुंची है। यहाँ वो औरतों की जो खरीद फरोख्त होती है वेश्यावृत्ति में, उस पर लेक्चर दे रही है। वो कह रही है कि कितनी महिलाओं को अज्ञात पुरुषों द्वारा मार दिया जाता है। उसने कहा, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में रोज 9 महिलाएं मरती हैं, हर 2.5 घंटे में एक। जब वो ये सब कह रही थी तभी हमें एक बाथटब में लाश दिखाई जाती है। इधर जैसे ही वो आगे बताना शुरू करती है, उसकी क्लास में दारियो आया है एज अ स्टूडेंट। एल्मा को ये सब देखकर हैरानी हुई है। उसका स्टूडेंट निकला। एल्मा को डर है कि कहीं लियो को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगा। वैसे भी वो एक प्रतिष्ठित जज है, और तो और लियो का भाई एस्टेबान भी क्रिमिनोलॉजिस्ट है। ऐसे में क्या होने वाला है? ये खून किसने किया है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इन सवालों से पर्दा उठेगा।
आज के हिस्से की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जंगल में भाग रही है, शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो जमीन पर गिर जाती है, पर यह है कौन और वो भाग क्यों रही है? इसी सवाल के साथ सीन खत्म हो जाता है। एल्मा जब अपनी यूनिवर्सिटी पहुंची तब डारियो उससे मिला। उसने कहा, हमने एक दूसरे से प्यार किया है, कम से कम हमें एक दूसरे का नाम तो पता होना चाहिए। एल्मा ने कहा, मैं डॉक्टर सोलार्स हूँ, तुम मुझे इसी नाम से बुलाओगे, और हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। जो हुआ सिर्फ एक बार हुआ था, अब उसे भूल जाओ। एल्मा ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा, पर वो कार के पास पहुंची तब टायर पंक्चर था। अब इसमें डारियो का हाथ है या नहीं ये कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ, पर डारियो ने उसे लिफ्ट ऑफर किया और एल्मा को इसे कबूल करना ही पड़ा। इधर लियो अपने असिस्टेंट को डांट रहा है एडिथ के सामने। उसने कहा, तुमने सब गड़बड़ कर दिया, अब जब तक मैं दूसरा आदेश जारी करूंगा वो कमीना सारे सबूत खत्म कर चुका होगा। एडिथ ने उसे सहलाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। इधर एस्टेबान के पास एक डेड बॉडी आई है उसकी फोरेंसिक जांच के लिए। यहाँ जोय भी है। एस्टेबान ने उसे कहा, अपने समय का सदुपयोग करना सीखो, इस औरत को मारा गया है, मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? जोय ने कहा, दम घुटने से मौत हुई है, शायद इसका गला घोटा गया होगा, इसके नाखूनों के नीचे त्वचा और खून है, इसका मतलब इसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा, पर क्या हम इसका डीएनए देख सकते हैं? एस्टेबान ने कहा, नहीं जोय, ये ऐसे काम नहीं करता। डीएनए टेस्ट करा भी लिया तो क्या पूरे शहर के डीएनए टेस्ट से मैच कर पाओगी? क्या सबका डीएनए टेस्ट होगा हमारे पास? नहीं, कुछ और दिमाग लगाओ, तुम्हें ये सब सीखना है तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, फोकस करो, लाश के और नज़दीक जाओ। इधर डारियो पास से टायर लाया और उसने इसे एल्मा की कार में फिट कर दिया। वो एल्मा के नज़दीक जाना चाहता था, पर एल्मा ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। डारियो ने कहा, हम दोनों में कितनी समानता है, हम दोनों ही वकील हैं, एडल्ट्स हैं। एल्मा ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और अब तुम मुझसे नहीं मिलोगे। डारियो से चला तो गया, पर जाते हुए अपना विजिटिंग कार्ड दे गया है और कहा, अगर कभी टायर बदलवाना हो तो कॉल कर लेना। इधर जिस लड़की की लाश हमें दिखाई गई थी बाथटब में, वो ब्रेंडा की है। ब्रेंडा के घर में जांच हो रही है, कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला, पुलिस उसके पूर्व पति को ढूंढ रही है। शाम को जो है एल्मा से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, लाश की जांच वाली। एल्मा ने कहा, मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है, तुम कुछ और बात नहीं कर सकती? एस्टेबान से लियो मिला है, उसने कहा, वो कमीना बच जाएगा, सबूतों को मिटाने में लगा है, जो गवाह था वो भी अयोग्य करार दिया गया है। डारियो अपने लैपटॉप पर फेसबुक प्रोफाइल देख रहा है, इसमें जोय है और एल्मा भी है। वो क्या सोच रहा है अभी इस कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ। एल्मा ने ब्रेंडा को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन वॉइस मेल पर गया। एल्मा ने अपना वॉइस मेल भेज दिया। एल्मा ने बताया कि डारियो उसके यूनिवर्सिटी के सम्मेलन में आया था। ब्रेंडा का फ़ोन फिलहाल फॉरेंसिक टीम के पास है। एल्मा ने जो भी मैसेज भेजा है सब वहाँ पहुँच गया। ये एल्मा के लिए क्या मुसीबत लाने वाला है ये हमें आगे पता चलेगा। एल्मा तो अपने पति से रिश्ते सुधारना चाहती है, पर उसे लियो से सपोर्ट नहीं मिलता। उसने अपने साइकियाट्रिस्ट से अपने सेशन में इसका जिक्र किया। उसने कहा, उसके लिए तो उसका काम इम्पोर्टेंट है, उसका केस, उसकी असिस्टेंट। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है। मैंने 25 साल के एक लड़के के साथ रिश्ता बनाया और मुझे अपने आप में गिल्ट क्यों नहीं हो रहा। मुझे ये महसूस क्यों नहीं होता कि मैं कसूरवार हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है। इधर एस्टेबान को फ़ोन आया है कि ब्रेंडा की लाश मिली है। हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की हमें शुरू में भागती हुई दिखाई गई थी जंगल में, वो और कोई नहीं बल्कि ब्रेंडा ही थी। वो एस्टेबान की गर्लफ्रेंड है, दोनों साथ में थे। एल्मा को उसकी साइकियाट्रिस्ट ने एडवाइस किया है कि अगर वो अपनी खुशियाँ किसी और में पा सकती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एल्मा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं झूठ बोलने में अच्छी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। मैं तो लियो से बात करूंगी, उससे पूछूंगी कि हमें आगे इस रिश्ते के साथ कैसे जीना है। पर इसके बाद जब वो लियो के पास पहुंची तब लियो एडिथ को एक नेकलेस पहना रहा था। लियो ने सफाई में कहा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। एल्मा यहाँ से गुस्से में निकली। वो ऐसी सिचुएशन में ब्रेंडा को फ़ोन करती है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया, पर उसका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। अब एल्मा को ब्रेंडा की फिक्र हो रही है। डारियो एल्मा और उसकी फैमिली की तस्वीर देखे जा रहा है, न जाने उसके इरादे क्या हैं। जबकि एल्मा पहुंची है डारियो के एड्रेस के बाहर, पर जब वो बाहर से निकलकर उससे मिलने आया तब एल्मा अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर चली गई। जोए अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में है। इधर एल्मा जब पहुंची अपने घर तब यहाँ लियो के साथ एस्टेबान भी है। एस्टेबान ने कहा, ब्रेंडा ने खुदकुशी कर ली है। यह सुनते ही एल्मा को झटका सा लगा। वो सोफे पर बैठ कर रोने लगी। उसने अपने आप से कहा, मैं इसका अनुमान क्यों नहीं लगा सकी, मैं कितनी मूर्ख हूँ। इसी के साथ कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। अगले समय एस्टेबान के साथी ने बताया कि ब्रेंडा के हाथ की नसें काटी गई। उसकी डेड बॉडी के पास किसी मर्द का बेल्ट भी मिला है। ब्रेंडा का पति भी उसे महीनों से नहीं मिला, पर इसमें किसी मर्द की इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है। जोए और लियो भी इसी बारे में बातें कर रहे हैं। जोए ने कहा, माँ ने तो पूरा वीकेंड ब्रेंडा के साथ ही बिताया था, पता नहीं क्या हुआ है। लियो जब एल्मा से मिला तब वो चाहता है कि एल्मा कुछ दिन छुट्टी लेकर अपने घर पर बिताए, अपने आप को वक्त दे, खुद को संभाले। आफ्टर ऑल उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई है, पर एल्मा ने इसे साफ इनकार कर दिया। जोए से उसकी सहेली नज़दीकी बढ़ाना चाहती है, पर जोए को ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसकी फ्रेंड ने कहा, तुम समलैंगिक हो, इसमें हर्जी क्या है। पर जोए ने उसकी बातों को नहीं सुना और चली गई। इधर यूनिवर्सिटी में एल्मा जब अकेले में थी तब डारियो उससे मिलने आया। एल्मा इस समय इमोशनल थी ब्रेंडा की मौत को लेकर। एल्मा ने डारियो को बताया, मैंने उसके साथ क्रूज पर जाने का प्लान किया था। जब भी मैं लाइफ में परेशान होती थी उसी के पास चली जाती थी, कई बार तो उसके पास बिना बताए पहुंच जाती थी।
उसके साथ मुझे सुकून मिलता था, पर अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई है। इधर इस्तेबान ब्रेंडा की लाश की छानबीन करने में लगा है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, हिंसा का कोई निशान नहीं है। एल्मा डारियो के ऑफिस में पहुंची है। यहाँ डारियो ने बताया कि ऑफिस उसके पिता का है। उसके पिता बहुत पहले उसे छोड़कर चले गए थे इस दुनिया से। ये सुनकर एल्मा ने कहा, माफ़ करना, मैंने पिछले दिनों तुमसे गलत व्यवहार किया, पर मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। तुम बस उस रात को भूल जाओ, अपने दिमाग में कुछ मत रखो। ब्रेंडा की मौत की जांच के सिलसिले में इस्तेबान के असिस्टेंट ने बताया कि उन्होंने उसके पूर्व पति को ढूंढ लिया है, पर उसे कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। इस्तेबान ने इतने जांच किए हैं, पर इस केस में वो भी उलझ गया है कि आखिर सच क्या है, किसने उसे मारा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुदकुशी की हो। इस्तेबान का असिस्टेंट फिलहाल ब्रेंडा के पिछले प्रेमी से मिलना चाहता है, शायद उससे कोई सुराग मिल सके। एल्मा जब अपने घर पहुंची तब जोए ने उससे पूछा, क्या अब आप ठीक हो? आप अब ब्रेंडा की मौत के गम से उभर जाओ, आगे बढ़ो। ये सब सुनकर एल्मा ने उसे गले से लगा लिया। जोए से फेसबुक पर एनिमस नाम का शख्स उससे बातें करता है। ये शख्स कौन है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। एल्मा ने जब एक लेटर खोला तब उसने देखा कि इसमें एक ज्वेलरी का बिल है, $1364। एल्मा को पूरा यकीन है कि इसे लियो ने एडिथ को दिया होगा। इधर इस्तेबान से लियो मिला है। उसने कहा, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? ब्रेंडा ने आत्महत्या ही की थी। इस्तेबान ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और साथ में एक केस वेलेजा को मिला है, वो कुछ और सोचता है, ये आत्महत्या नहीं लगता। लियो ने पूछा, तुम्हें इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इस्तेबान ने कहा, मैं ब्रेंडा का प्रेमी था। ये सुनकर लियो को हैरानी हुई है। एल्मा को बार बार बाथटब में ब्रेंडा की लाश दिखती है। वो उसे रोकती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, अपने आप को संभालो। पर ब्रेंडा की लाश से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एल्मा कहती रहती है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। इस्तेबान और लियो दोनों ब्रेंडा की मौत की पहली सुलझाने में लगे हैं। डारियो अपनी माँ से मिलने पहुंचा है। वो हमेशा व्हील चेयर पर रहती है। वो मुश्किल ही किसी बात का जवाब दे पाती है। इधर इस्तेबान पहुंचा है एल्मा से मिलने। उसने कहा, मैं कुर्निवाका गया था, पुलिस मुख्यालय। हमें जानना होगा कि अपने आखिरी दिनों में ब्रेंडा किससे मिली थी। इसके बाद इस्तेबान ने ब्रेंडा के फ़ोन का वो वॉइसमेल सुनाया जिसमें एल्मा ने उसे भेजा था। इस वॉइसमेल में एल्मा ने कहा है कि वो ब्रेंडा से मिलकर कुछ बताना चाहती है। उसे यूनिवर्सिटी में कोई मिला है। ये सुनकर एल्मा कुछ सोच में पड़ गई है। इस्तेबान ने कहा, ब्रेंडा के शरीर पर एक बेल्ट भी मिला है। शायद ये बेल्ट उस आदमी का है जो उस रात उसके साथ था। हमें वहाँ उपयोग किए हुए निरोध मिले हैं, वीर्य के नमूने मिले हैं। कुछ तो गड़बड़ है। एल्मा, क्या तुम मुझे बताओगी उस रात ब्रेंडा के साथ कौन था? एल्मा ने कुछ डरते हुए कहा, उस रात उसके साथ मैं ही थी, और मेरा उसके साथ समलैंगिक रिश्ता था। ये सुनकर इस्तेबान के चेहरे के भाव पर गंभीरता आ गई है। शरीर पर किसी मर्द का बेल्ट मिलना, किसी मर्द के वीर्य के नमूने मिलना, इससे शक और भी बढ़ गया है। पर फिलहाल इसका इल्ज़ाम एल्मा पर आता दिख रहा है। इसकी वजह है उसका वॉइस मेल जो उसने ब्रेंडा को भेजा था। उसे तो यही लगा कि ब्रेंडा जिंदा है, पर जब उसने वॉइस मेल भेजा तब ब्रेंडा मर चुकी थी, और ये फ़ोन अब जांचकर्ता टीम के पास है। कहानी पीछे जाती है। आज एल्मा और लियो की मैरिज एनिवर्सरी है। सभी इकट्ठा हुए हैं इसे सेलिब्रेट करने को। प्रेजेंट में इस्तेबान और एल्मा की बातचीत अभी भी जारी है। इस्तेबान से जब एल्मा ने ये कहा कि वो शख्स जो ब्रेंडा के साथ सोई और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, इस पर इस्तेबान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एल्मा ने कहा, क्यों? सारे आदर्शों को फॉलो करने का ठेका मैंने लिया है। मुझे आदर्श बीवी और आदर्श माँ बनना चाहिए, है ना? मर्द चाहे जो भी करे। और तो और मैंने एक मर्द के साथ भी रात गुजारी है। जब लियो मुझे धोखा दे सकता है तो मैं क्यों नहीं? इस्तेबान ने जानना चाहा कि वो शख्स कौन है। उसको ये सब जानकारी इस केस में असली मुजरिम तक पहुंचने में मदद कर सकती है। एल्मा नहीं बताना चाहती थी, पर इस्तेबान ने कहा, देखो वो शख्स जो भी हो, मैं उसे मारूंगा नहीं, पर मुझे केस सुलझाना है, इसलिए पूछ रहा हूँ, वरना तुम पुलिस के चंगुल में फंस जाओगी और तुम्हें सब सच सच कहना पड़ेगा। इसके बाद एल्मा ने कहा, उसका नाम डारियो है, वो एक वकील है। इधर डारियो अपनी माँ के पास पहुंचा है। वो एल्मा के बारे में अपनी माँ को बता रहे। उसने कहा, वो बहुत अच्छी है। उसकी माँ कुछ और ही ख्यालों में गुम है। वो एक तस्वीर को देखे जा रही है। इस तस्वीर से डारियो का क्या नाता है ये हमें आगे पता चलेगा। इस्तेबान ने एल्मा से कहा, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें इस केस में बचा लूंगा। एल्मा ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया ब्रेंडा के साथ या फिर डारियो के साथ, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, और अगर पुलिस मुझे पकड़ती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? मेरी बेवफाई सामने आ जाएगी, यही ना? हो जाने दो। इस्तेबान ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हारे फैमिली के बारे में है। तुम्हारे पति का करियर दांव पर है इस केस की वजह से। देखो, मैं तो इतना चाहता हूँ कि तुम्हें इस केस से दूर रखूँ। डारियो उस तस्वीर के पास गया है जिसे उसकी माँ देखे जा रही थी। इस पर वो गुस्सा होते हुए पहुंचा है उस नर्स के पास जो उसकी माँ लुसिंडा की देखभाल करती है। उसने कहा, ये तस्वीर मेरे माँ के कमरे में क्यों है? नर्स ने कहा, मुझे लगा इसे तुमने रखा है। इधर इस्तेबान इस केस की पहेली को सुलझाने में लगा है। आखिर ब्रेंडा को किसने मारा? उसे याद आया जब वो और ब्रेंडा साथ में थे। ब्रेंडा उसे कहती थी, मैं एक आज़ाद आत्मा हूँ, मैं प्यार कर सकती हूँ, प्यार करना छोड़ सकती हूँ, शादी कर सकती हूँ, तलाक ले सकती हूँ। इस्तेबान को एक और इमेज याद आई जब उसे किसी ने गोली मारी थी उसके पैर में। इस्तेबान उस शख्स को देख नहीं पाया था, पर तब से उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इस्तेबान आज तक वो इंसिडेंट नहीं भूला। कॉलेज में जोए की फ्रेंड करीना बार बार उससे मिलती रहती है। वो जोए से अपना रिश्ता आगे ले जाना चाहती है, पर जब से उसे ये पता लगा है कि जोए किसी एनिमस नामक शख्स से चैट करती है, तब वो उसे अपने पास ही रखना चाहती है।
पर जोए ने कहा, करीना मुझे औरतें पसंद नहीं, तुम ये बात समझ जाओ। इसके बाद उसने एनिमस के मैसेजेस दिखाए। करीना गुस्सा हुई और कहा, तुम इतनी भी खास नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे जाऊं। इस्तेबान बार बार अपने साथी वेलेजा को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रेंडा ने खुदकुशी की थी। वो ऐसा कह रहा है क्योंकि उसे अपने भाई की फैमिली इसमें फंसती दिख रही है। पर उसके साथी वेलेजा ने कहा, तुम बार बार इसे सुसाइड प्रूव करने की कोशिश मत करो। वहाँ बेल्ट निकला, बाकी चीज़ों के नमूने मिलना, इससे साफ जाहिर है कि कोई है जो हमारी नज़रों से अभी तक बचा हुआ है। इस्तेबान ने कहा, देखो इसमें 2 औरतें शामिल हैं, मैं उनकी भलाई के लिए तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस केस को बंद कर दो। इन समय ब्रेंडा की लाश को दफनाया जा रहा है। इस्तेबान से ब्रेंडा की मां ने कहा, काश मैंने डारियो की बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। इस्तेबान को याद आया कि एल्मा ने उससे कहा था, काश मैं क्रूज पर उसके साथ चली गई होती। इस्तेबान अपने ऑफिस में बैठा जानना चाहता है कि आखिर ये डारियो क्या वाला है, वो कौन है और क्यों बार बार उसका नाम इस केस में आ रहा है। एल्मा को बार बार सपना आता है जैसे ब्रेंडा जिंदा हो। वो कई बार डारियो को फ़ोन लगा चुकी है पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, ना ही क्लास में आता है। वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रही है कि वो बहुत बेचैन महसूस करती है। मुझे लियो का समझ नहीं आता कि वो हमारे रिश्ते के साथ क्या करने वाला है। वो तो अब किसी जज सम्मेलन में गया है एडिथ के साथ। डारियो को ढूंढता हुआ इस्तेबान पहुंचा है उसकी दुकान के पास एक कस्टमर बनके। एल्मा भी डारियो से मिलने पहुंची। यहाँ दोनों साथ में थे। थोड़ी देर के बाद एल्मा ने कहा, मैं सब कुछ खत्म करने आई थी, पर डारियो ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब एल्मा यहाँ से जा रही थी तब इस्तेबान ने उसे देख लिया। उसने कहा, तुम अभी भी इस कमीने के साथ हो, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। एल्मा ने उसे कहा, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, कार में बैठो, कहीं और बात करते हैं। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि जोए जिस इंसान से चैट करती है एनिमस, वो और कोई नहीं बल्कि डारियो ही है। डारियो के फेसबुक प्रोफाइल पर जोए का मैसेज आ रहा है। जोए इस बात से बेखबर है। फिलहाल तो अपनी माँ को एक कमरे में ले आई है। यहाँ सभी इकट्ठा हैं, लियो भी है। आज इनकी शादी की एनिवर्सरी है। यहाँ इस्तेबान भी है। उसने अभी तक लियो से एल्मा के बारे में नहीं बताया। इसी नोट पर कहानी का हिस्सा यही समाप्त हो गया। और अब कहानी का अगला हिस्सा। इसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक औरत जंगल में लकड़ियाँ बिन रही है। उसे कुछ कपड़े दिखे हैं। वो थोड़ी आगे बढ़ी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने सारी लकड़ियाँ फेंक दी और डरी हुई यहाँ से भाग गई। उसने क्या देखा है ये हमें आगे पता चलेगा। एनिवर्सरी के मौके पर लियो और एल्मा ने अपने गिले शिकवे दूर किए। लियो ने भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ एल्मा से ही प्यार करता है। एल्मा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें एडिथ को नेकलेस पहनाते देखा और वो इनवॉइस, इन सब ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया। लियो ने उसे चूमते हुए कहा, चलो उसे बुलाते हैं। जोए और इस्तेबान इसमें साथ में एल्मा के बारे में बातें कर रहे हैं। जोए ने कहा, वो खुश दिखने की कोशिश कर रही है पर वास्तव में है नहीं। इतने में जोए को मैसेज आया एनिमस का। इस्तेबान को यह सब जानकर हैरानी हुई है कि जोए किसी अजनबी से बातें कर रही है। उसने उसे डांटा और जोए ने अपनी सफाई में कहा, वो कोई अजनबी नहीं है, वो तो मेरा कॉलेज का दोस्त है। इस्तेबान इसके बाद एल्मा के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या तुमने लियो से उन सब के बारे में बताया। एल्मा ने कहा, मुझे समय नहीं मिला। इतने में लियो यहाँ पहुंचा। इस्तेबान जब अकेले में था तब वो जोए के पास गया। उसने कहा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ऐसे किसी अजनबी से चैट करना ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। जोए ने कहा, मैं समझती हूँ, आप मुझे मेरे पिता से भी ज़्यादा प्यार करते हो। आज एल्मा ने लियो से अपने शिकवे दूर करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि तुम एडिथ के साथ हो। इसके बाद दोनों बेहद करीब आ गए। इस समय छत पर चढ़ के डारियो यहाँ पहुँच गया था। उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। इधर इस्तेबान सच का पता लगाने में जुटा हुआ है। उसे अभी तक कोई कड़ी नहीं मिली जो ब्रेंडा के कातिल तक उसे पहुँचा दे। उसे अपने साथी वेलेजो को फ़ोन कर कहा, वेलेजो, मैंने तुम्हें ब्रेंडा के मौत के केस को बंद करने को कहकर गलती कर दी। हम मिलकर इस केस की छानबीन करेंगे। लियो और एल्मा अपने रिश्ते को सुधारने के क्रम में एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे हैं, पर अभी तक एल्मा ने डारियो के बारे में नहीं बताया। लियो उसे छुट्टियां मनाने के लिए कहीं ले जाना चाहता है। थोड़ी देर के लिए जैसे ही एल्मा कुछ और ऑर्डर करने के लिए गई तभी यहाँ डारियो आ गया। वो इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं। उसने लियो से कहा, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मेरा नाम डारियो है, लॉ का स्टूडेंट हूँ। आप जैसे जज को देखकर मुझ में एनर्जी आ जाती है। मैं आपकी पत्नी के साथ एक सेमिनार में हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आप दोनों से एक साथ मिल सकता हूँ। लियो ने उसका वेलकम किया। इतने में एल्मा यहाँ आ गई। वो डारियो को देखकर बड़ी अनकंफर्टेबल हुई। उसे डर है कि कहीं डारियो सब कुछ उनके बारे में लियो को ना बता दे। इधर जोया अपनी दोस्त करीना से कह रही है कि कल रात से एनिमस का कोई जवाब नहीं आया। करीना ने कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो GPS इस्तेमाल करके उसे ढूंढ सकता है। डारियो के जाने के बाद लियो ने कहा, यह लड़का कितना अच्छा है, लॉ की अच्छी खबर रखता है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे स्टूडेंट इतने काबिल हैं। इधर इस्तेबान ने वेलेजा से कहा, क्या हमारे पास ब्रेंडा के घर की रिकॉर्डिंग का टेप है। वेलेजा ने कहा, उस पर गार्सिया काम कर रही है। वैसे तुम क्या करने वाले हो इस्तेबान। इस्तेबान ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाऊँ। इधर डारियो की माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसकी नर्स उस तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाकर कुछ प्रार्थना कर रही है। डारियो से मिलने एल्मा पहुंची है उसके ऑफिस में। उसने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत और इस नौटंकी को करने का क्या मतलब है। तुम आखिर चाहते क्या हो। डारियो ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगी, उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। एल्मा ने कहा, मैंने तुमसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। डारियो ने कहा,
तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ होने की सोचने भर से मुझे कितना अच्छा महसूस होता है। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। यहाँ एल्मा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि डारियो बार बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। एल्मा ने अपना सैंडल का नुकीला हिस्सा डारियो के पैरों में चुभाया और यहाँ से भाग गई। घर में अब लियो बहुत बदला बदला सा हो गया है। वो तो अब किचन में खाना बनाने लगा है। जोई को भरोसा नहीं हो रहा कि ये उसके वही डैड है या फिर कोई और। एल्मा जब आई तब जोई ने उससे कहा, माँ, डैड ने अब फैसला किया है कि वो इस परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाने जा रहे हैं। एल्मा के लिए लियो ने खाना सर्व किया, जबकि जोई ने इस फैमिली के साथ अपनी सेल्फी भी खींची। डारियो का फोन अभी भी आ रहा है एल्मा को। फिलहाल तो उसने इसे काट दिया, पर वो डरी सी है। उसका परिवार जो अब खुशहाली के दौर से गुजर रहा है, डारियो न जाने इसमें क्या करने वाला है। कहीं उसने लियो से वो सब बता दिया तो। इस्तेबान ने कुछ न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल निकाले हैं। इसमें से एक में लिखा है भयानक शिशु हत्या। एक डॉल भी है उस बॉक्स में जिसे वेलेजा ने उसे थमाया था। एक बेल्ट रखा है पॉलीथीन में। एल्मा को डारियो का मैसेज फिर से आया है। वो उससे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है। इतने में इस्तेबान ने उसे फ़ोन कर कहा कि उसे एल्मा से बहुत ज़रूरी बात करनी है अभी। एल्मा लियो और जोई के सामने नैन्सी से मिलने का बहाना बनाकर पहुंची है इस्तेबान के पास। इधर डारियो ने नर्स को डांटा उस तस्वीर के आगे प्रार्थना करने के लिए। नर्स ने कहा, तुम्हारी माँ ने उस तस्वीर के आगे प्रार्थना करने को कहा था। डारियो ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जिससे मेरी माँ को मेरे पिता की याद आए। नर्स ने वादा किया कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। डारियो ने उस तस्वीर को देखा। उसे याद आई अपने पिता की। वो जेल में उससे उसकी माँ से कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, पर मुझे जेल में यातनाएं दी गई गुनाह कबूल करने के लिए। उन्होंने डारियो से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? छोटा डारियो उस समय रोने लगा। इतने में उसके पिता ने यहाँ के एक स्टाफ से पिस्तौल छीन ली और खुद को ही गोली मार ली। वो याद अभी भी डारियो के दिलो दिमाग से जाती ही नहीं, और शायद वहीं से उसकी माँ सदमे में चली गई। डारियो उस सदमे से बाहर आना चाहता है। इधर इस्तेबान से मिलने उसके कहने पर एल्मा पहुंची है। इस्तेबान ने पूछा, तुम डारियो के बारे में क्या जानते हो? एल्मा चुप थी। इस्तेबान ने आगे भी कहा, एल्मा, तुम्हारा उसके साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। उसने तुम्हें ढूंढा किसी उद्देश्य से। उसका उद्देश्य जानती हो क्या है? उसका मकसद है लियो को बर्बाद करना। ये सब सुनकर एल्मा को हैरानी हुई है। उसे लगा कि डारियो उससे सच में प्यार करता है। आज के हिस्से की शुरुआत होती है जोई से। जोई तब बहुत छोटी थी। एल्मा उसे बर्थडे गर्ल कहकर बुला रही थी, जबकि जोई अपनी माँ से खफा थी। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। इस्तेबान एल्मा से कह रहा है, एक कैदी ने खुद को मार लिया। कुर्नेवाका में लियो तब एक अभियुक्ता था। तब एक 5 साल की लड़की का केस था जिसमें उसका बलात्कार और क्रूरतापूर्ण हत्या किया गया था। उसका नाम था डेस्ली। क्या तुम्हें याद है? एल्मा ने कहा, हाँ मुझे याद है। इस्तेबान ने कहा, डारियो उस कमीने बलात्कारी का बेटा है जिसने उस छोटी बच्ची डेस्ली का बलात्कार किया था और बाद में उसकी हत्या की थी। उसे 30 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसने समय पूरा नहीं किया। उस कायर ने अपनी पत्नी और डारियो के सामने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन लियो अपना काम कर रहा था। और डारियो जो उस समय 15 साल का था, वो अभी भी अपने पिता की मौत का दंश लिए बैठा है। वो लियो पर वार करने वाला है। एल्मा को ये सब जानकर हैरानी हुई है। उसने इस्तेबान से कहा, इस हालत में मैं क्या करूं? वो मेरा स्टूडेंट है। इस्तेबान ने कहा, तुम उसके साथ बाकी स्टूडेंट जैसा ही बर्ताव करो। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें उसके पिता के केस के बारे में पता है। एल्मा ने पूछा, इस्तेबान तुम्हें क्या लगता है, क्या डारियो का पिता बेकसूर था? इस्तेबान ने कहा, एल्मा, फाइल को ठीक से पढ़ो। तुम ये सब समझ जाओगे कि डारियो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक संयोग से नहीं आया। ये सब जानकर एल्मा यहाँ से चली गई है। वो इतने दिनों से कितनी बड़ी गलतफहमी में थी। डारियो उस पार्टी के दौरान उसे देखता रहा। ऐसे लुक दे रहा था जैसे वो उसे सच में चाहता हो, पर उसके इरादे कुछ और थे। जैसे ही वो पार्टी से बाहर निकली, वाइन लिए वो उसके समीप पहुंचा था, और इतने दिनों से उसने उसके साथ जो कुछ भी किया सिर्फ बदला लेने के लिए। और अब आगे उसके इरादे क्या हैं? इन्हीं सवालों के साथ एल्मा गाड़ी चलाते हुए जा रही है। इधर इस्तेबान से लियो मिला है। लियो ने कहा, मैं अदालत से थोड़े समय के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। इस्तेबान ने उसकी इस बात पर गौर नहीं किया, बल्कि कहा, मैं डेस्ली के केस को देख रहा हूँ। मुझे पता है कि वो केस तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। लियो ने कहा, मेरे लिए हर केस महत्वपूर्ण होता है। एक के बाद एक केस आते रहते हैं। मेरे पास अतीत के बारे में सोचने का समय नहीं है, खासकर तब जब उसमें कुर्नेवाका शामिल हो, जिसे मैंने कई सालों पहले छोड़ दिया था। पर तुम उसका जिक्र आज क्यों कर रहे हो? इस्तेबान ने कहा, क्योंकि उस समय अभियोक्ता तुम थे और मुझे तुम पर संदेह था। लियो ने कहा, जांच तो तुम ही ने की थी, तो इसमें संदेह कैसा? इस्तेबान ने कहा, मैं जांच पूरी नहीं कर पाया था। मेरे पैर में गोली लग गई थी। तब किसी और ने जांच की जिम्मेदारी ली थी। मैं इलाज के सिलसिले में छुट्टी पर था। मुझे अभी भी पता चला है कि एंटोनियो के खिलाफ केस में ब्रेंडा गवाह थी। उस केस में बहुत से गवाह थे, पर ब्रेंडा के साथ ये सब क्यों हुआ? लियो ने कहा, तुम पागल हो गए हो। उस केस में कितने लोगों ने गवाही दी होगी। अब तुम ब्रेंडा की मौत को उस केस से जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम उस केस की जांच फिर से क्यों कर रहे हो? ये बात स्वीकार करो कि ब्रेंडा ने आत्महत्या की थी। अब मैं इस रेस्टोरेंट के बिल के पैसे दूंगा और मैं चला जाऊंगा। तुम घर जाओ और रेस्ट करो। ये सब कह के वो चला गया। इधर एल्मा अब डारियो के साथ पहले जैसा बर्ताव कर रही है, ताकि डारियो को जरा भी शक न हो। उसने कहा, डारियो, जरा समझो, हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, पर अब मैं तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करूंगी जैसा रूडली मैंने पहले किया था। डारियो ने कहा, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी शादी को बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे अफसोस है
पिछली बार के बर्ताव के लिए। एल्मा जाने लगी और डारियो बार बार उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ये मैं जानता हूँ। डारियो के बार बार जिद करने पर एल्मा ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ सोचने का समय दे दो। इधर जोए रोग विज्ञान संबंधी क्लास में है, बार बार एनिमस उसे चैट कर रहा है। उधर एल्मा साइबर उत्पीड़न के बारे में क्लास देने में मशगूल है। उसने कहा, जो ऐसा अपराध करता है उसे 4 से 6 साल की सजा होती है। इस्तेबान ब्रेंडा के आखिरी 48 घंटों की जांच कर रहा है, वो किस किस से मिले और क्या क्या किया। इस्तेबान ने वेलेजो से कहा, डेस्ली की फाइल से एक गवाह का बयान गायब है, ब्रेंडा का। जरा तुम मुझे इसकी वजह समझाओगे? वेलेजो ने कहा, अपने भाई से पूछो, उसने इस केस को बंद करवाया था। डारियो बार बार एल्मा से बात करने की कोशिश कर रहा है क्लास में, जबकि एल्मा उसे अवॉइड करती जा रही है। डारियो ने मौका देकर एल्मा का बैग चुरा लिया। वो इसे अपने ऑफिस में ले आया। इतने में यहाँ जोए पहुंच गई। उसने कहा, मैं एक दोस्त को ढूंढ रही हूँ। वो इस दुकान पर आया, अपनी कार ली और चला गया। क्या मुझे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? डारियो ने कहा, तो मुझे अपने दोस्त का नाम बताओ, मैं सिस्टम में देखता हूँ। जोए को अब सच बोलना ही पड़ा। उसने कहा, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं एक ऑनलाइन फ्रेंड एनिमस को ढूंढ रही हूँ। मैंने उसे खोजने के लिए GPS का इस्तेमाल किया और मुझे यहाँ का लोकेशन मिला। मैं थोड़ी पागल हूँ, पर वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत तारीफ करता है। डारियो सब समझ गया। पहले तो वो मुस्कुराया, फिर जोए से दोस्ती करने के क्रम में उससे कहा, तुम्हारा नंबर तो मुझे दे जाओ, अगर मुझे इस एनिमस के बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें जरूर खबर करूंगा। जोए ने अपना नंबर दे दिया और यहाँ से चली गई। इधर एल्मा अपने यूनिवर्सिटी में बैग को ढूंढने में लगी है, पर उसका बैग तो मिलने से रहा। एस्टेबान ब्रेंडा के केस के सिलसिले में अपने एक पुराने दोस्त से मिला है। उस दोस्त ने कहा, हाँ, ये शख्स तुम्हारी जब गोली लगने की वजह से छुट्टियां चल रही थी तब आया तो था। वो तुम्हारी जगह लेना चाहता था, पर उसकी अनुभवहीनता और जांचकर्ता के तौर पर अक्षमता की वजह से उसे निकाला गया। एस्टेबान ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आता कि डेस्ली के केस में ब्रेंडा का नाम गवाह के तौर पर गायब क्यों है। इस दोस्त का नाम गॉडफादर है। उसने कहा, अगर वो फाइल गायब है तो इसमें हम भला क्या कर सकते हैं? एस्टेबान ने कहा, उस फाइल तक सिर्फ आप पहुंच सकते थे, ये मैं जानता हूँ। आपको ऊपर से आदेश मिला होगा उसे गुम करने के लिए। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि वो आदेश किसने दिया होगा। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मुझे तो बस इतना जानना है कि आखिर ब्रेंडा की फाइल में था क्या। गॉडफादर ने कहा, मुझे ये सब याद नहीं, पर मुझे एक महिला याद है। वो ऐसी महिला है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। उसने कहा था कि उसने उन सारे आदमियों में से एक को उस लड़की के साथ देखा था। उसने उसे पहचाना भी। उसने ये भी कहा था कि उसकी दुकान ट्यूपांजो सड़क के पास है। तब मैं वहीं था। एस्टेबान ने कहा, मैंने सुना है कि वो दुकान मैक्सिको शहर में थी और अब वो उसके बेटे को विरासत में मिली है। गॉडफादर ने इस बात से इनकार करते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ बेटे तो उसकी आत्महत्या के बाद शहर छोड़कर चले गए थे। इधर डारियो लियो से मिलने पहुंचा है, लियो से दोस्ती बढ़ाने के क्रम में। एस्टेबान ने गॉडफादर से पूछा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ गॉडफादर, आखिर आप एंटोनियो और उसके परिवार के बारे में क्या जानते हो? इधर एल्वा अपने साइकेट्रिस्ट से अपनी निजी जिंदगी शेयर करती रहती है। उसने कहा, मुझे शुरू में वो आकर्षक लगता था, पर मुझे क्या पता था कि वो इतनी सारी साजिश के साथ मेरे नजदीक आया था। वो अब लियो से दोस्ती बढ़ाने के लिए जो हो सकता है सब करता है। पता नहीं उसके इरादे क्या है। मैं बेवकूफ़ थी जो उसे अपने करीब आने दिया। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, PhD है मेरे पास लिंग संबंधी ज्ञान में, फिर भी बहक गई। मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? उसकी साइकियाट्रिस्ट बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही है। इधर डारियो एल्मा के बैग को खोलने की कोशिश में सफल हो गया। कई कॉम्बिनेशंस के बाद उसने सफलता पा ही ली। उसे इसमें एक फाइल मिली है जिसमें लिखा है, एंटोनियो के द्वारा किए गए अपराध के सिलसिले में। एंटोनियो यानी डारियो के पिता की तस्वीर भी है इसमें। ये वही फाइल है जो एस्टेबान ने एल्मा को दी थी। डारियो ये सब पढ़कर कुछ सोचने लगा है। जोए बड़ी बेसब्र होती जा रही है एनिमस से मिलने और बात करने के लिए। उसने मैसेज भेजा है कि वो कल 10 बजे मिलना चाहती है हर हाल में। इधर एस्टेबान ब्रेंडा के घर की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने में लगा है। साथ ही वो नोट्स भी बनाता जा रहा है। वो कह रहा है कि आखिर ब्रेंडा, तुम उस समय सोच क्या रही थी? तुम्हारे दिमाग में क्या था? इतने में एस्टेबान को एक क्लिप में एक शख्स ब्रेंडा से मिलता दिखा और फिर उसके साथ घर में जाता दिखा। एस्टेबान हैरान है कि आखिर ये शख्स है कौन। उसका चेहरा धुंधला है। घर में जब एल्मा पहुंची तब लियो ने बड़े प्यार से उसका वेलकम किया। वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया है। इधर एस्टेबान को अगली क्लिप में डारियो भी ब्रेंडा के घर में जाता दिखा है। उसके होश उड़ गए हैं, यानी उसका शक सही निकला। इधर एल्मा बड़ी परेशान है। वाइन पीते हुए वो कुछ सोचे जा रही है। इतने में डोरबेल बजी। लियो गेट पर गया, उसे डारियो दिखा। डारियो अंदर आया है ये कहते हुए कि एल्मा अपना बैग डेस्क पर ही भूल गई थी, वो बस लौटाने आया है। एल्मा को ये सब पसंद नहीं आया, पर उसने लियो के सामने कुछ नहीं कहा। एस्टेबान को क्लिप में डारियो थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता दिखा। इस बार उसकी कमर में बेल्ट नहीं है, जबकि वो गया था तब बेल्ट थी। एस्टेबान को पूरा यकीन है कि खून डारियो नहीं किया है। उसने कहा, कमीना कहीं का। हिस्से में एक औरत अपने बच्चे को बाथटब में नहला रही है। वो बच्चा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, जबकि उसकी माँ उदास है। वो इस बच्चे के साथ क्या करने वाली है ये हमें आगे पता चलेगा। प्रेजेंट में एस्टेबान डारियो को देख रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो कि ब्रेंडा के घर पहुंचा है। ये बात एस्टेबान ने एल्मा को फोन कर कहा। उसने कहा, जिस दिन ब्रेंडा की मौत हुई तुम्हारा प्रेमी उसके घर पहुंचा था। ये सुनकर एल्मा को हैरत हुई है।
आखिर ये डारियो कहाँ कहाँ घुसपैठ कर चुका है। पर जब इस्तेबान से एल्मा ने ये बताया कि डारियो इस वक्त लियो से मिलने उसके घर पहुंचा है, उसने कहा वो गधा वहाँ क्या कर रहा है, उसे अभी घर से निकालो। एल्मा फोन काट करके ऐसा ही करने जा रही थी कि डारियो आया, वो उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगा। एल्मा ने उसे अपने से अलग किया। रात को जब लियो सोने गया तब उसे एल्मा पर शक हुआ। उसने पूछा, एल्मा तुम मुझे बताओ कि उस बैग में क्या था। एल्मा ने कहा, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, उसमें रेगुलर चीजें हैं, कुछ स्पेशल नहीं। वो कैसे कहे कि उसमें इस्तेबान की दी हुई फाइल है। इस्तेबान ने सब कुछ छुपाने को कहा है क्योंकि लियो इन सब चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा। जब लियो सो गया तब वो इस्तेबान से मिलने पहुंची। बारिश बहुत तेज हो रही थी। इस्तेबान ने कहा, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। तुम्हारा प्रेमी और तुम ब्रेंडा के घर पहुंचे। तुम्हारा प्रेमी सुबह 5 बजे वहां से निकला। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा देवर हूँ, अगर पुलिस होती तो तुमसे सच उगलवा लेती। एल्मा को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें क्या जानकारी हासिल हुई है। इस्तेबान ने कहा, ब्रेंडा 8:15 पर घर पर आई। तुम ब्रेंडा के घर 3:44 पर निकली और ठीक 4:34 पर घर में डारियो आया। इसे साबित होता है कि डारियो अपराध वाली जगह पर था और वही आखिरी शख्स था जिसने ब्रेंडा को जिंदा देखा था। ये रिकॉर्डिंग एल्मा ने भी देखी। डारियो अपनी माँ से मिलने पहुंचा है। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नर्स ने कहा, अगर इनका तापमान और बढ़ा तो हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डारियो ने कहा, नहीं, अगर तापमान बढ़ा तो हम इन्हें बाथटब में रखेंगे, तुम उसमें पानी भरो और बर्फ डालो। उसने अपनी माँ को संभाला और कहा, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। एल्मा इस्तेबान से पूछ रही है, भला डारियो ब्रेंडा को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। इस्तेबान ने कहा, ब्रेंडा डेस्ली के केस में मुख्य गवाह थी, उसी ने डारियो के पिता की शिनाख्त की थी। एल्मा को याद आई वो पार्टी वाली रात जब ब्रेंडा आई थी और उसने डारियो को देखकर कहा था, ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ। अब एल्मा इन कड़ियों को जोड़ पा रही है। डारियो अपनी माँ को बाथटब में ले जा रहा है जबकि उसकी माँ विनती की जा रही है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने नर्स से भी विनती की, मुझे इसके पास मत छोड़ो, ये मुझसे बदला लेना चाहता है, मैंने वो नहीं किया जो ये समझ रहा है। एल्मा को इस बात का यकीन नहीं कि डारियो ने ब्रेंडा को मारा है। इस्तेबान ने कहा, देखो मैं भी इसका अनुमान लगा पा रही हूँ, पर मेरा अनुमान ये कहता है कि डारियो का असली टारगेट लियो और उसका परिवार है। उसे जब ये लगा हो कि ब्रेंडा तुमसे उसका सच बता देगी कि वो कौन है, तो ब्रेंडा के घर पहुंचा हो उससे कंफर्म करने के लिए कि ब्रेंडा डारियो के बारे में वाकई में क्या जानती है। एल्मा ने कहा, अगर इस थ्योरी को माने तब ये कैसे हो सकता है कि उसने ब्रेंडा को अपनी नसें काटने पर मजबूर किया। इस्तेबान ने कहा, ऐसा करने के कई तरीके हैं, हो सकता है कि उसने बेहोश किया हो, उसके कपड़े उतारे हों, उसे बाथटब में ले गया हो, उसकी नसें काटी हों। एल्मा ने कहा, तुम बेतुकी अटकलें लगाते जा रहे हो, सिर्फ वीडियो में देख लेने भर से हम उसे कातिल नहीं मान सकते हैं। डारियो इस समय अपनी माँ को बाथटब में लिटा रहा है जबकि वो रोई जा रही है, विनती कर रही है कि ऐसा ना करें। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब डारियो की माँ ने ऐसे ही डारियो को बाथटब में नहलाते हुए डुबोया था। प्रेजेंट में ठीक उसी तरह डारियो अपनी माँ को बाथटब में डुबा रहा है। इधर एल्मा इस्तेबान से कह रही है, उंगली के निशान तो दिखने चाहिए ब्रेंडा के शरीर पर, और बेहोश करने के लिए वो क्लोरोफॉर्म कहाँ से लाया होगा। इस्तेबान ने कहा, इन सवालों के जवाब जानने के लिए मुझे कम से कम 48 घंटे की रिकॉर्डिंग देखनी है, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब सवालों से पर्दा उठ जाएगा। इधर लियो की नींद खुली है। उसने एल्मा को बेड पर नहीं पाया। उसे तो पहले से उसके बैग में क्या रखा है इस बात की उत्सुकता है। वो बैग को खोलने लगा। एल्मा और इस्तेबान की कहा सुनी हो गई है। एल्मा को इस्तेबान की थ्योरी पर भरोसा नहीं है। वो गुस्से में यहाँ से निकली। लियो ने जब किसी के आने की आहट सुनी तब जाकर सो गया। यहाँ एल्मा आई और वो सो गई। सुबह इस्तेबान ने देखा कि उसके ऑफिस का सफाई कर्मी सारे सीडीज को उठाकर एक जगह रख चुका है, डेकोरेट करके। ये सब देखकर उसे गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना उन सीडीज को कैसे छुआ। सफाई कर्मी ने कहा, मैंने सीडीज को और सामान को बिखरा पाया और बहुत धूल थी यहाँ पर। इस्तेबान ने गुस्से में कहा, मुझे धूल पसंद है, धूल से मुझे प्यार है, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने एक एक सीडीज पर निशान लगाए थे, किसे कितना देखा है, कितना देखना बाकी है, तुमने सारा बिगाड़ दिया। आइंदा मेरा ऑफिस धूल में ही रहेगा, मुझे सफाई नहीं चाहिए। इतने में एल्मा यहाँ पहुंची। उसने कहा, मैंने रात भर तुम्हारी बात पर सोचा, अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो हमें कुछ करना चाहिए, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। लियो ने अपनी असिस्टेंट एडिथ से कहा, हम डारियो को खाली पोजीशन पर रख सकते हैं, वो होनहार भी है, कॉलेज भी गया है, बस एक बार उसके बारे में एल्मा से पता कर लो, उसके पास रिकॉर्ड के बारे में। एल्मा इस्तेबान से कह रही है, इस केस की छानबीन फिर से शुरू करो। इस्तेबान ने कहा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम्हारा नाम भी आएगा, तुम भी तो घर में गई थी। एल्मा ने कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं, अगर मुझे लियो को सब कुछ सच बताना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ब्रेंडा को इंसाफ मिलना ही चाहिए, हम उस लाश को फिर से निकलवा सकते हैं। इस्तेबान ने कहा, तुम होश में तो हो, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ इतना आसान है? कितने लोगों को मुझे जवाब देना होगा, तुम्हें मालूम भी है, हमें कुछ और सोचना होगा। तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बैग से उसने वो फाइल नहीं देखी होगी? एल्मा ने कहा, मुझे नहीं मालूम, अब तो मुझे किसी पे भी और किसी भी बात पर निश्चित रूप से कुछ भी कहने में डर लगता है। कुछ भी हो रहा है और मैं बस देखते जा रही हूँ। पर अगर उसने फाइल देखी होती तो कुछ तो कहता, या फिर रख लेता, कह देता कि गुम हो गई, पर उसने तो ऐसा नहीं कहा। इस्तेबान ने कहा, अपराधी एक अलग तरीके से सोचते हैं एल्मा,
तुम उनकी चालों को यूं नहीं समझ पाओगी। दारियो को बार बार एल्मा को मैसेज आ रहा है। एस्तेबान ने कहा, उसे रिप्लाई भेजो, उसे कहो कि तुम्हें भी उससे प्यार है, उसे मिलने को बुलाओ एक होटल में, फिर आगे प्लान मैं करता हूँ। जोए ने अपनी फ्रेंड करीना से कहा कि वो एनिमल्स को ढूंढते हुए उस लोकेशन पर पहुंची थी। करीना ने कहा, तुम भी अजीब हो, एक भूत से प्यार कर बैठी हो जो दिखता ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। लियो अब एल्मा का बड़ा ख्याल रखता है। आज खाने के टेबल पर उसने उसकी कंधों की मसाज भी की और कहा, तुम ब्रेंडा को खोने के बाद बहुत परेशान रहने लगी हो, अब हम सब भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्मा उसे क्या कहे कि वो इस्तेबान के साथ किस केस में उलझी है। जोए पहुंची है डारियो के ऑफिस। उसे डारियो की बातें बड़ी पसंद आई थी, वो उसके साथ कॉफ़ी पीने जाना चाहती है। डारियो ने कहा कि वो उसे फ़ोन करेगा। लियो एडिथ से कह रहा है, मैं औरतों को समझ ही नहीं पाता, जब मैं घर पे वक्त नहीं दे पाता था तब वो मुझसे शिकायत करती रहती थी, और अब जब मैं उससे समय देता हूँ तो मुझसे दूर जाती है। औरतों को समझना कितना मुश्किल है। एडिथ इस बात पर हंस पड़ी। वो दारियो की रिपोर्ट लाई है, सब कुछ क्लीन है। उसने एल्मा से इस बारे में कोई राय नहीं ली, अपने बेसिस पर ही निष्कर्ष निकाल लिया। दारियो जब एल्मा के बुलाए एड्रेस पर पहुंचा तब यहाँ इस्तेबान छिपा हुआ था। उसने दारियो पर वार किया, उसे मार कर बेहोश कर दिया। उसने उसे पानी में डुबाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई एल्मा से मिलने की। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दारियो को उसके बचपन में उसकी माँ लुसिंडा ने भी ऐसे ही डुबोया था, पर तभी उसके पिता ने आकर लुसिंडा से दारियो को बचा लिया था। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब अगला हिस्सा। एल्मा अपने साइकियाट्रिस्ट से कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या इस्तेबान की थ्योरी सच्ची है या झूठी। इस कहानी का खलनायक कौन है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। लियो एडिथ से कह रहे हैं, आजकल मुझे एल्मा का कुछ समझ नहीं आता, वो मुझसे कुछ छिपा रही है। पिछली बार जब एल्मा से इस्तेबान मिला था तब एल्मा ने उसे कहा था, इस्तेबान प्लीज जल्दबाजी में कुछ गलत मत कर देना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस्तेबान ने कहा था, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। आज ने दारियो को न सिर्फ बेहोश किया बल्कि उसे एक बड़ी पॉलिथीन में भर कर ले जा रहा है। लुसिंडा बार बार कह रही है, मेरा बेटा मर चुका है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लुसिंडा ने अपने बेटे को बाटम में डुबाकर ही मार दिया था। अब वो यही बात बार बार नर्स के सामने कह रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुसिंडा ने किसी डॉल को, जो कि बिल्कुल उसके बच्चे जैसा दिखता था, उसे मारा था। एल्मा को अब बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उसने देखा कि इस्तेबान ने डारियो को मारकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया है। वो दौड़ते हुए इस्तेबान के पास पहुंचे। इस्तेबान ने वो पॉलिथीन जिसमें की लाश रखी है उसे जंगल में फेंक दिया था। इधर जोए और लियो एल्मा को घर में न देख पाने पर परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भला एल्मा बिना बताए इतनी देर से कहाँ गायब है। लियो ने एल्मा को फ़ोन लगाया पर फ़ोन वो यहीं छोड़ गई है। इसके बाद उसने इस्तेबान को ऑफिस में फ़ोन लगाया। यहाँ एल्मा तो है पर उसने असिस्टेंट को ये बात छुपाने को कहा। उस असिस्टेंट ने ऐसा ही किया, उसने झूठ बोला कि यहाँ पर एल्मा नहीं है। अब लियो और भी परेशान है और साथ में जोए भी। लुसिंडा नर्स से बार बार कह रही है कि उसने अपने हाथों से अपने बेटे को बाथटब में डुबाकर मार दिया था, जबकि नर्स ये कह रही है कि आपका बेटा जल्दी आने वाला है। लियो अपनी कार से निकल पड़ा है एल्मा को ढूंढने। उसे पूरा यकीन है कि एल्मा और इस्तेबान जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लियो अपने आप में कई राज लिए बैठा है। उसने किसी पर गोली चलाई थी, वो शख्स कौन था ये अभी रहस्य है। एल्मा भी इस्तेबान को ढूंढ रही है। उसके मन में द्वंद्व है, आखिर कौन दोषी है और कौन निर्दोष। वो डारियो के ऑफिस पहुंची है पर यहाँ वो नहीं है। अपने ऑफिस जब इस्तेबान पहुंचा है तब उसने एल्मा के मिस कॉल देखे। उसने फ़ोन कर कहा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाया। यहाँ लियो एल्मा का फ़ोन लिए पहुंचा। उसने कहा, ये एल्मा नहीं थी, ये मैं था, मैंने उसके फ़ोन से तुम्हें फ़ोन किया था। इधर एल्मा को डारियो ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला है, वो बिल्कुल ठीक है। तो भला वो लाश किसकी थी जिसे इस्तेबान ने जंगल में फेंक दिया था। इधर लियो ने इस्तेबान से कहा, 10 साल पहले मैंने तुम पर गोली चलाकर तुम्हें अपाहिज कर दिया था, पर लगता है वो कम था। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरी बीवी के साथ रिश्ता बनाया। जिस समय लियो ने इस्तेबान पर गन तानी हुई है